नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बजट सत्र का अंतिम दिन है, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। सदन में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी विधानसभा में बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सीएम योगी विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सरकार को घेरने की तैयारी में माता प्रसाद पांडे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिलेगी। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में उठाए गए विपक्ष के सवालों का विस्तार से जवाब देंगे और सरकार की नीतियों और कार्यों का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। अंतिम दिन होने के कारण पूरे सत्र की कार्रवाई और उपलब्धियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिससे सदन का माहौल राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय और महत्वपूर्ण बना हुआ है। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को विस्तार से रखा गया। शारदा नदी के दोनों किनारों पर बसे इस क्षेत्र को बाढ़ और कटान की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बताया गया, जहां हर साल कई गांव जो है वो प्रभावित होते हैं और इस साल भी कई जगहों पर कटान और बाढ़ नियंत्रण कार्य अत्यंत आवश्यक बताए गए हैं, जिसके लिए परियोजनाओं को शीघ्र ही स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है। और इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित कार्यों के लिए जल्द ही धनराशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। और इसके साथ ही पूरनपुर स्थित किसान सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बताया गया है कि मिल के अत्याधुनिकीकरण से क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और इस विषय पर किसी भी मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख दिखते हुए जल्द ही नवीनीकरण करने का भरोसा भी दिलाया गया है। मुलाकात के अंत में विधायक ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सहयोग और आश्वासन के लिए धन्यवाद दिया। वहीं महोबा से एक हैरान कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर भारी चालान से परेशान एक वाहन स्वामी ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े डंपर पर करीब 22,000 रुपए का चालान किए जाने से वो बेहद ही आहत था और इसी बात से नाराज होकर वो ARTO कार्यालय परिषद पहुंचा और वहां हंगामा करने लगा। आरोप है कि गुस्से में आकर उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया और विरोध जताने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। वहीं तुरंत ही जो स्वामी है वाहन का, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पूरा मामला शहरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के बाद से प्रशासन भी सतर्क हो गया और पूरे मामले की जांच में जुट गया है, ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके। अमेठी जिले में एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन टीम ने नलकूप विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायक एहसान अहमद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम उन्हें हिरासत में लेकर मुंशीगंज थाने पहुंची, जहां उनका विस्तार से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से फाइल आगे बढ़ाने और काम पूरा करने के नाम पर अवैध धन की उगाही कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में बिना पैसे दिए कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, जिससे भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने के अंदेशा जताया जा रहा है। तो वहीं बागपत जिले के बड़ौर क्षेत्र से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है, जहां पर प्रेमेंद्र पुराण कॉलोनी के छात्र जो हैं, जहां पर प्रमोद्रपुरम कॉलोनी के छात्र जो हैं JEE मेन परीक्षा में 99.99% हासिल करके प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं और पूरे देश में 13वें रैंक हासिल किया है। और अपनी इस उपस्थिति के साथ ही उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। उनका मानना है कि यदि शुरू से ही स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर नियमित और एकाग्रता से पढ़ाई की जाए तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलते हैं। उत्कर्ष ने बताया कि बचपन से ही उनका सपना कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इंजीनियर बनने का था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने कक्षा 9 से ही JEE की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक सख्त टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई का अनुशासित ढंग से आगे बढ़ाया
ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई करते हुए किसी भी विषय में कठिनाई आने पर स्कूल के शिक्षकों से सलाह ली, जिससे उनकी तैयारी और भी मजबूत होती गई। उनका कहना है कि नियमित और अनुशासन के बिना सफलता संभव नहीं है। उन्होंने प्रतिदिन लगभग 6 घंटे ऑनलाइन कक्षाएं लेने के साथ साथ करीब 8 घंटे खुद अध्ययन किया है, जिससे उन्हें ये बड़ी सफलता मिली। उत्कर्ष जी, अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया है जिसमें आप यूपी में उपलब्धि पाई है। पूरा बताइए किस तरह आपने पढ़ाई की है, कौन पे प्रेरणा स्रोत बना है आपका, और आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? मैंने अपनी जो तैयारी है जेईई की वो 9th में शुरू करी थी। 9th में मैंने मेनली ऑनलाइन कोचिंग करी थी और मेरे सर ने भी मेरी बहुत मदद करी थी शुरुआत में। और 9th और 10th में मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी। फिर 11th और 12th में मैंने कोचिंग्स ज्वाइन करी और उसमें ऑनलाइन मैं जनरली करता था और वीकेंड क्लासेस में जाता था। मेरे हिसाब से जो मेरी सक्सेस में सबसे ज्यादा रोल है वो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का ही है। और अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट लगे रहने का उसका बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया से दूर रहना, अपना एक टाइम टेबल बना के रहना जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उन सब का बहुत रोल है इन सब चीज़। दूसरे बच्चों को क्या प्रेरणा आप देना चाह रहे हो? मैं यही कहूंगा कि अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करें और डिसिप्लिन मेंटेन रखे, एक टाइम टेबल बना के रखे, उस पर स्टिक रहे। और अगर डाउट्स वगैरह सॉल्व हो तो अपने टीचर से ही ज्यादा सॉल्व कर, मतलब टीचर से ही पूछने की कोशिश करें, ऑनलाइन इधर उधर ना देखने की कोशिश करें। और कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, तो इसमें कंसिस्टेंट लगे रहने की बहुत वैल्यू है। भविष्य में क्या करोगे? भविष्य में मैं जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक लाना चाहता हूँ और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर के लिए। उत्कर्ष जी, अभी जेईई मेंस का वहीं लखनऊ से एक गंभीर मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि मलिहाबाद क्षेत्र के बिरहिमपुर निवासी एक युवक ने उसे प्रेम संबंध के जाल में फंसाकर 30 जून 2025 को आर्य समाज मंदिर में विवाह किया। शादी के कुछ समय बाद जब युवती गर्भवती हुई तो उस पर जबरन गर्भपात करने का दबाव बनाया गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराया गया, जिसके बाद भी उस पर लगातार अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जाता है। युवती का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती रही। आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्य पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने पारा थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज की है और न्याय की मांग की है, जिसके बाद से मामला दर्ज तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि पुलिस की ओर से उस पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसे लगातार अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। वो न्याय के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। श्यामवीर ने हमें झांसा देकर हमसे शादी किया था कि मैं बीएससी एजी कर रहा हूँ और मैं तुमको अच्छे से रखूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। इसके घर वाले पहले राजी थे, बाद में नहीं राजी हुए थे। ये हमें लेकर गुड़गांव चला गया था। हमारे पापा ने कोर्ट मैरिज करा दी थी। उसके बाद में हम प्रेग्नेंट हुए थे तो हमें झांसा देकर दवाई खिला दिया था और इसके घर वालों का पूरा इसमें हाथ। दवा उसके ही जानने वाले कोई थे, वहीं से लाया था, हमें नहीं पता। अच्छा। FIR हमने पारा में कराई थी, 4 तारीख को कराई थी। 25 से गायब है, मारपीट कर गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमने 4 को FIR किया था, 25 से ये गायब है। हाँ, जान मान का खतरा है। वो कह रहा था कि अगर तुमने कहीं भी कुछ भी किया तो हम तुम्हें मार देंगे, जैसे अपने भाई को मार दिया है वैसे ही तुमको मारकर फेंक देंगे। भाई को इन लोगों ने मार के लटका दिया था। हाँ। बोले थे कि फांसी लगा दिया और 1 घंटे में इन लोगों ने उसको जला के सब काम तमाम कर दिया था। श्यामवीर ने मैनपुरी में यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आया है। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती के साथ व्यवस्थाओं को लागू किया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो सके। और इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों ने विभागीय स्कूलों को निरीक्षण करके वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनुशासन बना रहे।
स्कूलों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वाहनों को खड़ा करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम हो सके। वहीं जिला प्रशासन ने भी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की गहनता से जांच पड़ताल की। विभिन्न इंटर कॉलेजों का भी निरीक्षण किया गया और अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र छात्राओं के चेहरों पर संतोष और खुशी देखने को मिली। छात्रों ने बताया कि हिंदी का प्रश्न पत्र सरल था और जिन विद्यार्थियों ने नियमित अध्ययन किया था उनके लिए ये कठिन नहीं रहा। आज हाई स्कूल यूपी बोर्ड की जो है आज प्रथम पाली में हाई स्कूल की ड्यूटी का पेपर है। ये जिले में लगभग 6 दिन बनाए गए हैं और 17 सेक्टर हैं और 93 केंद्र हैं। अगर सर्किट की बात की जाए तो 24 केंद्र हैं, जिसमें पूरी व्यवस्था यहाँ पे जो स्टाफ रूम बनाए गए हैं उनकी 24 ड्यूटी आएगी और 1 ड्यूटी आएगी है टेस्टिंग हो रही है और जो रोड है तो बहुत ही व्यवस्था की गई है जिससे कि सकुशल और निष्पक्ष रूप से जो परीक्षा है वो संपन्न करें। गेट पे जब बच्चे एंट्री करते हैं तो टेस्टिंग हो रही है, साथ ही CCTV कैमरे हर एक क्लास में लगाए गए हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं कोई इधर कर सकते, तो बहुत ही पारदर्शी से छात्र आज। तो वहीं अंबेडकर नगर में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिससे स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अनियमितताओं और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 2 अलग अलग ब्लॉकों में प्रधानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। अकबरपुर क्षेत्र के सिकोरा ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया गया, जबकि टाडा क्षेत्र के फरीदपुर में ग्राम प्रधान के प्रशासनिक कार्य पर रोक लगा दी गई और इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में चर्चा का माहौल जो है वो गर्म हो गया है। प्रशासन ने ये कदम साफ संकेत देता है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि शासन की योजनाओं को पारदर्शिता और सही तरीके से लागू करना प्राथमिकता है और इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य और सुव्यवस्थित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 83 जोड़ों ने एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। नगर निगम के शहीद उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही और पूरे आयोजन को गरिमामय तरीके से संपन्न कराया गया। इस सामूहिक विवाह को सबसे खास बात यह रही कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जोड़ों ने एक साथ विवाह किया, जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की सुंदर झलक देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के जोड़ों का निकाह धार्मिक परंपराओं के अनुसार मौलाना की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जबकि हिंदू समुदाय के जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से पूरा किया गया। पूरे कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाज का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे हर जोड़े का अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार विवाह कराने का अवसर मिला और इस मौके पर महापौर अशोक तिवारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने इस आयोजन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लिए सहायक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिजन, स्थानीय लोग और गणमान्य नागरिक शामिल रहे, जिससे पूरा वातावरण जो था उत्साह और खुशी के माहौल को देखने को मिला। सिगरा नगर निगम में है, निकाह हुआ है हमारा। बहुत खुशी हुई है इस बात की कि मोदी जी की वजह से, हमारा योगी जी की वजह से आज निकाह हुआ है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी, बहुत अच्छा काम है ये, गरीबों की सहायता कर रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं और हमेशा मोदी जी योगी जी को खुश रहे। मेरा नाम कुसुम वर्षा है और मेरे हस्बैंड है। हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग को मालूम चला, पेपर में आया और सब जगह से हम लोग देखा, तो हम लोग आए यहाँ पे शादी करने और यहाँ पे सब चीज बहुत अच्छा है। योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम अतुल गौतम है, ये मेरी वाइफ है, जो हम मुख्यमंत्री द्वारा शादी समारोह में आए थे। शादी हुआ हमारा और बहुत सफलतापूर्वक हम लोग शादी को उसमें शामिल होकर अपना शादी संपन्न किए। जैसा कि आपने जो कहा वो बात सत्य है। मैं अपना शादी खुद भी बारात लेकर भी जाकर कर सकता था, लेकिन फिलहाल हमारे जो वाइफ है
और उनकी आर्थिक स्थिति या मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसके जरिए हम अपना योगी जी के सहयोग से अपना शादी करने का इच्छुक समझे। आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन का एक कार्यक्रम है नगर निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि आज 83 जोड़ों को शादी के बंधन में जिनका यहाँ पे शादी के बंधन में बंधे हैं, जिसमें 80 जोड़े हिंदू हैं और 3 जोड़े मुस्लिम समुदाय के। ये हर साल होता है। इसमें इस बार मुझे लगता है बहुत पैसा भी बढ़ाया गया है। 60,000 रुपया नकद दिया जा रहा है, 25,000 का सामान दिया जा रहा है, भोजन टेंट अन्य व्यवस्था जो है ये किया जा रहा है। तो मैंने जो खर्चा आ रहा है वो सभी शादियों पर 1-1 लाख रुपया पर शादी पर 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। ये पूरे जनपद के नगर निगम क्षेत्र से, कुछ नगर निगम के बाहर के भी लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ था, उनका वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद ये शादी का आयोजन किया जा रहा है। सिगरा नगर। तो वहीं संभल जिले में गुरुवार को एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी और प्रभावित कार्रवाई करते हुए सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। एडीएम कोर्ट में लंबित नशा दुरुस्तीकरण से जुड़े मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के नाम पर 14,000 रुपए की रिश्वत लेते समय एक कानूनगो और उनके निजी मुंशी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और इस पूरी कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी सतर्कता जो है वो बढ़ा दी गई है। मामला तहसील गुन्नार क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक किसान से काम आगे बढ़ाने के बदले धन की मांग की गई थी। किसान ने इस अवैध मांग से परेशान होकर एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया, जिसके बाद से टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। तय समय और स्थान पर जैसे ही रिश्वत की रकम ली गई, टीम ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। साक्ष्यों के रूप में नोटों पर लगाए गए विशेष पाउडर के निशान आरोपियों के हाथ से बरामद किए गए हैं, जिन्हें विधिवत सील कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद से दोनों के थाना गुन्नौर ले जाया गया, जहां पर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व निरीक्षण नवल मरवा ने किया है, जिन्होंने मामले की जांच को आगे के लिए अधिकारियों को सौंप दिया है। और इस घटना के बाद से सरकारी विभागों में हलचल जो है वो तेज हो गई है और कर्मचारियों के बीच भय और सतर्कता का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं सीतापुर जिले के विकास खंड में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब प्रधान और एक सफाई कर्मी के बीच हुआ विवाद अचानक से ही धरने में बदल गया। ब्लॉक परिषद में ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था और तभी रोहिल ग्राम पंचायत में तैनात एक सफाई कर्मी कथित रूप से नशे की हालत में वहां पहुंचा और माहौल बिगाड़ दिया। आरोप है कि उसने ग्राम पंचायत के प्रधान के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की और यहां तक कि चप्पल उठाकर हमला करने की कोशिश भी की। ये पूरी घटना मौके पर मौजूदा पंचायत विभाग के अधिकारियों के सामने हुई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई या फिर हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिससे वहां पर मौजूदा अन्य प्रधानों में गहरा आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में सभी ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य ब्लॉक परिषद में ही धरने पर बैठ गए और संबंधित सफाई कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वहां से हटाने की भी मांग उठाई। आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताते हुए प्रशिक्षण कार्य के दौरान उपलब्ध कराए गए भोजन का भी बहिष्कार कर दिया। पूरे घटनाक्रम के बाद से ब्लॉक परिषद में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन पर जल्द कार्रवाई के दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामला ये हुआ, हम ब्लॉक में प्रशिक्षण चल रहा था तो प्रशिक्षण ले रहे थे हम लोग। तो ये सफाई कर्मचारी जो है विश्वनाथ प्रताप, ये आया भद्दी गालियां देने लगा, चप्पल निकाल के हमको मारने दौड़ा और जान से मारने की धमकी दी। कहा तुम्हें प्रधानी नहीं करने देंगे। नहीं, हम लोग एडीओ पंचायत के पास आए, कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। तब हम लोग थाने गए, थाने पर एप्लीकेशन दी, इसलिए हम लोग धरने बैठे हैं। पंचायत साहब सामने सब कुछ हुआ, जो कुछ हुआ शराब पीकर, और पंचायत साहब एक बात उसको नहीं कह पाए। आज अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। 2 दिवसीय प्रशिक्षण था। उस प्रशिक्षण में सारे प्रधान और अधिकारी मौजूद थे। प्रशिक्षण चल ही रहा था, तब तक जो है एक सफाई कर्मी जिसका नाम क्या नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, दारू के नशे में धुत होकर आता है और सोनेलाल प्रधान जी जो कि महवा के वर्तमान में प्रधान हैं, इनके साथ वो गाली देने लगता है, इनको मारने की धमकी देने लगता है और चप्पल लेकर इन पर हमला करता है। प्रधानों ने मिलकर बड़ी ही मुश्किल से प्रधान जी को बचाया
और इस दौरान जो है उसने कई बार हाथ छोड़ने की कोशिश की, जिसका एडीओ पंचायत भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने उनको गंभीरता से न लेते हुए उस पर नहीं कार्रवाई की। इसलिए हम सभी प्रधान जो है आहत हैं और इस तरीके का हम लोगों का जो अपमान है वो सहा नहीं जाएगा। अगर संबंधित अधिकारी ब्लॉक के नहीं सुनते हैं तो हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और धरना पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। आपका नाम? अतुल कुमार मिश्रा, प्रधान संघ अध्यक्ष महोली। मामला तो वहीं अम्बेडकर नगर जनपद में एक अनोखी और चर्चित शादी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसने सामाजिक चर्चा को भी नया आयाम दिया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय और अपने वीडियो और सामाजिक संदेशों के लिए पहचान बना चुकी रंजना यादव किन्नर ने एक पत्रकार के साथ मां वैष्णो माता मंदिर में पूरे विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विवाह कर लिया। जैसे ही इस शादी की जानकारी सामने आई, पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा तेज हो गई और लोग इसे अलग ही नजरिए से देखने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते थे और आपसी समझ और सहमति के आधार पर जीवन साथी बनने का निर्णय लिया। मंदिर परिषद में धार्मिक वातावरण के बीच विवाह की सभी रस्में पूरी की गई, जहां पर सीमित संख्या में करीब लोग और शुभचिंतक उपस्थित रहे और इस दौरान दोनों में एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली और नए जीवन की शुरुआत की। ये विवाह न केवल व्यक्तिगत निर्णय के उदाहरण है, बल्कि समाज में बदलती सोच और स्वीकृति को भी संकेत दे रहा है। एक और जहां पर रंजना यादव अपने सामाजिक संदेशों और सक्रियता के कारण लोगों के बीच पहचान रखती हैं, वहीं उनके इस कदम को कई लोग साहस और आत्मनिर्णय का रूप देख रहे हैं। और इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, जहां पर कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं तो कुछ इसे चर्चा का विषय बना रहे हैं। तो वहीं अमरोहा नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हुए लाठीचार्ज के विरोध में 1 दिवसीय सत्याग्रह आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराया। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर आयोजित हुआ, जहां पर जिला अध्यक्षक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी और पदाधिकारी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद की और नारेबाजी करते हुए लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग कर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ये नागरिक अधिकारों के दमन का संकेत है। सत्याग्रह में शामिल नेताओं ने इस घटना को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए उनकी निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जो है जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा, जिसमें सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई गई। देखिए, भारत में लोकतंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर राजतंत्र है, वही यहाँ के राजा हैं। 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और देश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। उस विधानसभा के कार्यक्रम को कुचलने के लिए हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, हमारे निर्दोष नेताओं को अपमानित किया, उनके साथ अमान्य व्यवहार किया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर लाठियां चलाई गई। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जब उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार की लाठियां उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चलेंगी, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पर चलेगी, मनरेगा के मजदूरों पर चलेगी, किसान मजदूर नौजवान पर चलेगी, तो ये पार्टी चुप नहीं बैठेगी। वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल में एक गंभीर और चिंताजनक घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। मामूली कहासुनी के बाद अस्पताल परिसर में मौजूदा कुछ गार्डों ने एक अधिवक्ता पर अचानक से ही हमला कर दिया और स्थिति हिंसक रूप में तब्दील हो गई। आरोप है कि गार्डों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे अधिवक्ता को सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना इतनी तेजी से बढ़ी कि आसपास मौजूदा लोग भी सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गार्डों
गार्डों ने बिना किसी डर के लगातार हमला किया, जिससे अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और वहां के कर्मचारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम लोगों में भी इस घटना को लेकर रोष देखा जा रहा है, क्योंकि जिस स्थान का उपचार और सुरक्षा का केंद्र माना जाता है, वहीं इस तरह की हिंसक घटनाओं का होना चिंता का विषय बन गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ के गोमती क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही और खराब व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। यहां कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने सफाई के दौरान नाले के ऊपर लगे पत्थर तोड़ दिए, जिससे क्षेत्र की स्थिति और भी खराब हो गई। जब स्थानीय निवासियों ने इस पर विरोध जताया तो सफाई कर्मियों ने समस्या का समाधान करने के बजाय कूड़ा सड़क पर ही डाल दिया और वहां से चले गए। इस घटना के बाद से इलाके में गंदगी का अंबार लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के निवासियों का कहना है कि लगातार फैल रही गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मौके पर पहुंचकर एक अधिकारी का कथित तौर पर लोगों को कूड़ा न उठाने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस व्यवहार से स्थानीय लोग खुद को आहत और असहाय महसूस कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था सुधारी जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। तो वहीं रमजान और आगामी जुलूसों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लखनऊ से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों की अहम बैठक, सिया धर्मगुरु मौलाना से मुलाकातें होंगी और लखनऊ स्थित आवास पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहेंगे। एडिशनल डीसीपी पश्चिम जोन भी बैठक में शामिल हुए और एसीपी चौक समेत कई अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। ऐसे में इंतजाम के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जुलूसों को बेहतर बनाने के लिए लगातार चर्चाएं जो तेज हो गई हैं। रमजान और आगामी जुलूसों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों की अहम बैठक और ऐसे में ये बैठक जो है सिया धर्मगुरु मौलाना से मुलाकात भी हुई है। तो वहीं लखनऊ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर केजेएमयू कुलपति के ओएसडी को पद से हटा दिया गया है। गंभीर आरोपों के बाद से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और अभी तक नए ओएसडी की नियुक्ति नहीं हुई है। लिपिका संवर्ग के कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। जनवरी में रेजिडेंट डॉक्टर ने लगाए थे गंभीर आरोप। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रामजी पर दर्ज हुआ था शिकायत और मामले को लेकर केजेएमयू में हुआ था हंगामा। ओएसडी पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल उन्हें पद से हटा दिया गया है। जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में ओएसडी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केजेएमयू मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं अंबेडकर नगर में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जो है वो तेज हो गया है। अपना दल एस के जिला अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक आराधना मिश्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से भ्रामक है और इसमें किसी का भी नाम नहीं काटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो अनावश्यक बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि हाल ही में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट ने विकास और जनकल्याण की दिशा में मजबूत संदेश दिया है, जिससे विपक्ष की स्थिति कमजोर हो गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार लगातार विकास कार्यों और योजनाओं को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है, जबकि विपक्ष केवल आलोचना करने तक सीमित है। ऐसी कोई बात नहीं है। एसआईआर से नाम नहीं काटे जा रहे हैं। जो व्यक्ति अंबेडकर नगर का निवासी है वो महाराष्ट्र, लखनऊ, बॉम्बे रह के 2-2 जगह वोटर है, तो स्वाभाविक है एक जगह वोट कटना है। विपक्ष का तो हमेशा आरोप लगाने का काम ही रहता है। इस गवर्नमेंट में विकास हर तरफ से दिखाई दे रहा है और विकास को देख के विपक्षी लोग बौखलाए हुए हैं और बजट का अभी जल्द में आगाज हुआ है और बजट बहुत अच्छा आया है।
इन सब को देख के विपक्षियों में खड़बड़ी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। SIR से नाम काटने की कोई ऐसी वो नहीं है। विपक्ष का तो काम ही है हमेशा आरोप लगाने का। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।